साथियों, ज्योतिष के नए जिज्ञासुओं और कई बार थोड़े बहुत जिनको ज्योतिष का नॉलेज है, उनमें भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है भाव को लेकर के कि कुंडली में आखिर भाव होता क्या है। कई बार वो जहां पर अंक लिखा रहता है कि कहीं 2 नंबर का अंक लिखा है तो वो उसको दूसरा भाव समझ लेता है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम प्रारंभिक जानकारी की बात करेंगे। ज्योतिष में यदि आपकी जिज्ञासा अभी अभी शुरू हुई है और भाव का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर यदि नहीं है और बार बार यदि कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो आज इस एपिसोड में आपकी वो कंफ्यूजन की स्थिति न केवल दूर होगी बल्कि सारे भाव संबंधी जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके क्लियर अवश्य हो जाएंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपने जन्म पत्रिका देखी होगी। जन्म पत्रिका कुछ इस प्रकार की दिखती है, कुछ इस प्रकार की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर भारत में तो एग्जैक्ट यही पद्धति है, लेकिन साउथ में कई बार चक्राकार, कई बार वर्गाकार जन्म पत्रिका जो है वो बनाई जाती है। हम यहां पर उत्तर भारत में जो प्रचलित प्रारूप है उसकी बात कर रहे हैं। साथियों, यहां पर आपको ये खांचे दिखाई दे रहे हैं, ये खाने दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार से, ये और ये इस प्रकार से। ये तो ये जो खाने हैं इनको भाव कहा जाता है, जिसको हम भाव कहते हैं ना कि कुंडली में भाव क्या होता है, इन खानों को भाव कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको हाउस कहते हैं, कई बार इसको घर भी कह देते हैं कि पहले घर में ये है वो है। तो चाहे भाव कहें, हाउस कहें, घर कहें, एक ही स्थान है। ठीक है। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है कि हो सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका में यहां पर 1 नंबर का अंक लिखा है या 2 नंबर का अंक लिखा है या 3 लिखा है या 12 तक कोई भी जो अंक है वो यहां पर आपके लिखा हो सकता है। कहने का अर्थ यह है कि 1 से लेकर के 12 तक कोई भी ये अंक जो है वो लिखा रहता है। उसको अभी 1 मिनट के लिए आप साइड में छोड़िए। पहला भाव जिसको बोलते हैं या प्रथम भाव या फर्स्ट हाउस, वो ये ही रहेगा चाहे कोई भी कुंडली हो। यहां पे चाहे 12 नंबर लिखा हो, चाहे 4 नंबर लिखा हो, चाहे 1, चाहे 6, हर एक जन्म पत्रिका में इस भाव को, जिसको ये देखिए हमने काले रंग से यहां पर चिन्हित किया है, इसको प्रथम भाव, पहला भाव ही कहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर क्या आपके अंक लिखा हुआ है। ठीक है। लोग कंफ्यूजन क्या होते हैं कि मान लीजिए उनके इस जन्म पत्रिका में हम उदाहरण देते हैं कि इस खांचे में, इस भाव में अगर 4 नंबर का अंक लिखा है तो वो ये सोचते हैं कि ये चौथा भाव है। ये चौथा भाव नहीं है। यहां पर से हम इसको यदि गिनने की कोशिश यहां पर करते हैं, क्योंकि कुंडली जो है उसकी शुरुआत लग्न से होती है। ठीक है ना। तो ये शुरुआत हुई तो ये पहला भाव है। इस तरीके से ये दूसरा, तीसरा, ये इस प्रकार से यहां पर चीजें जो है वो चलती हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा पॉज करके भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। ये पहला भाव है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। चाहे कोई भी अंक कहीं पर भी लिखा हुआ हो, भाव ये यूनिवर्सल रहेंगे, सार्वजनीन रहेंगे। मैं समझता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा, और यदि इसमें भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके जो बता सकते हैं ताकि हम उसको और विस्तार से जान सकें। अब साथियों, ये जो भाव है ये गर्भ से लेकर के कब्र तक कहें, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कहें, जीवन में हर एक पक्ष, हर एक समस्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम निर्णय करते हैं तो ये जो पहला भाव है, जिसको हम अभी, मैं यहां पर जानबूझ करके कोई अंक नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो पहला भाव है, इस पहले भाव से शरीर का निर्धारण होता है।
कि जिसकी ये जन्म पत्रिका है उसका शारीरिक गठन कैसा होगा, उसका मानसिक चित्त कैसा होगा, उसका जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है वो कैसी रहेगी, उसके सपने कितने बड़े बड़े होंगे, ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है, चाहे वो बाहर दिखने वाली पर्सनैलिटी हो या आंतरिक पर्सनैलिटी हो, उसका निर्णय यहां से किया जाता है। और अब ये जो दूसरा भाव है, यहां से चले अब दूसरे पे आ गए, तो दूसरा जो भाव है वो धन का, पैतृक धन का। जैसे जन्म लेते ही आप जिस वंश में, जिस कुटुंब में पैदा हुए हैं, आप भागीदार बन जाते हैं। तो यहां पर पैतृक धन इस व्यक्ति को मिलेगा नहीं मिलेगा वो बाद की बातें हम देखेंगे, पर इस भाव से उसकी निर्णय प्रक्रिया होती है। उसकी वाणी कैसी होगी, ठहराव वाली होगी, वाचाल होगा, कैसा होगा। कुटुंब मिलता है तो कुटुंब उसके लिए कैसा होगा, कई बार कुटुंब ही स्वयं का दुश्मन बन जाता है। इसका निर्णय हम द्वितीय भाव से करते हैं। अब है ये तीसरा भाव, तृतीय भाव। यहां से छोटे भाई बहनों के बारे में विचार किया जाता है, साहस के बारे में विचार किया जाता है। वो व्यक्ति परिश्रमी होगा या आलस्य प्रिय होगा, उसका निर्णय यहां से होता है। और साथ ही वो रिस्क लेकर के जो कार्य करेगा, कई बार हम देखते हैं जीवन में कोई रिस्क लेता है उसको बड़ा फायदा होता है, उसके विपरीत कई आदमी रिस्क लेकर के डूब जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं उसका निर्णय इस तृतीय भाव से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब ये है चौथा भाव। ठीक है, इससे माता का निर्णय किया जाता है। माता को कोई तकलीफ होगी, माता का प्रेम कितना मिलेगा। इससे सुख के बारे में निर्णय किया जाता है कि जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, घर है, गैजेट्स है, विदेश यात्राएं हैं, ज्वेलरी है, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितने संघर्ष के साथ में मिलेगी। भूमि में निवेश व्यक्ति करेगा, भूमिपति बनेगा नहीं बनेगा। चरित्र के बारे में, उसका चरित्र कैसा है, दिल फेंक है या फिर बड़ा ही उदात्त चरित्र है, उसका निर्णय यहां से हम चतुर्थ भाव से करते हैं। अपने स्वयं के घर को वो बना पाएगा नहीं बना पाएगा, कब बना पाएगा, बना करके उसमें रह पाएगा नहीं रह पाएगा, ये चौथे भाव से हम इसका निर्णय जो है वो करते हैं। साथियों, अब ये है पंचम भाव। पंचम भाव से प्रेम का, उसके प्रेम संबंध होंगे, कितने होंगे, ठहराव वाले होंगे, धोखा मिलेगा, इसका निर्णय यहां से किया जाता है। संतान की प्राप्ति उसको होगी या नहीं होगी, आज्ञाकारी संतान होगी, उद्दंड संतान होगी, संतान को कोई रोग होगा, उसका निर्णय यहां से किया जाता है। स्कूली शिक्षा कितनी प्राप्त करेगा, कैसी प्राप्त करेगा, कहां प्राप्त करेगा, उसका निर्णय यहां से होता है। आकस्मिक धन लाभ जो होता है ना साथियों, जिसको हम आजकल क्रिप्टो करेंसी या शेयर मार्केट से जोड़ करके देखते हैं, उसका निर्णय भी इस पंचम भाव से किया जाता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छठे भाव या षष्ठ भाव की। यह भाव छठा भाव है। अब आप देखिए कि कुंडली में भी ये एक तरीके से नीचे का भाव है। इसको त्रिक भाव कहा जाता है, इसको गड्ढा कहा जाता है, यह अच्छा भाव नहीं माना जाता है। तो ये जो त्रिक भाव है, छठा भाव है, इससे रोग का निर्णय किया जाता है। व्यक्ति रोगी होगा, कब होगा, कौन सा उसको रोग होगा। ऋण का निर्णय किया जाता है, मतलब वो ऋण लेगा तो ऋण जाल में फंस जाएगा या ऋण को लेकर के वो आगे उसमें वृद्धि करेगा। इससे शत्रुता का विचार किया जाता है कि उसके शत्रु कितने होंगे, क्या वो शत्रुओं को जीतेगा या शत्रु उस पर जीतेंगे। ये अपमान का भी भाव है, क्या उसको अपमानित होना पड़ेगा, छोटी बड़ी जेल यात्रा क्या उसको करनी पड़ेगी, क्या वो किसी प्रकार के नशे का सेवन करता है, क्या चोरी, दुर्घटनाएं, डिप्रेशन, ये सारी चीजें होगी। इसका निर्णय जो है वो छठे भाव से किया जाता है। साथियों, इसका आगे का जो भाव है छठे के बाद में, ऑब्वियस सी बात है कि वो सातवां भाव होता है। तो सातवां भाव है ये वाला, बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। ये जो सातवां भाव है, सप्तम भाव है, ये विवाह का भाव है। विवाह कब होगा, शीघ्र होगा, देरी से होगा। चलिए, विवाह हो गया। दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, क्या जीवन भर झगड़ते रहेंगे, तलाक हो जाएगा, या सुखद दाम्पत्य जीवन रहेगा।
पार्टनरशिप में जो आप व्यवसाय करते हैं तो पार्टनर आपको अच्छा मिलेगा, पार्टनरशिप आपके लिए शुभ रहेगी नहीं रहेगी। और यहां से कई बार मूत्र संस्थान के बारे में भी विचार किया जाता है। साथियों, ये इससे अगला भाव अष्टम भाव। तो ये अष्टम जो भाव है ये भी एक त्रिक भाव, एक गड्ढा वाला भाव है। इसको भी अच्छा नहीं माना जाता। इससे मृत्यु का विचार किया जाता है, कितनी आयु होगी इसका विचार किया जाता है, ससुराल पक्ष से संबंध कैसे रहेंगे इसका विचार किया जाता है, पुराने पापों का दोबारा आगमन होगा नहीं होगा, रिश्वतखोरी इसका किया जाता है, अपमान, छोटी बड़ी जेल यात्रा, नशा, डिप्रेशन, दुर्घटनाएं, इसका भी विचार इस अष्टम भाव से किया जाता है। साथियों, इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नवम भाव की, जो कि एक त्रिकोण का भाव है। यह है नवम भाव। ठीक है, अब इस नवम भाव से बड़ा महत्वपूर्ण और शुभत्व वाला भाव है। इससे भाग्य का निर्धारण किया जाता है कि व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा। कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिल जाएगा, या संघर्ष करके भी जितना होना चाहिए उतना रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा। व्यक्ति धर्म के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है, धार्मिक है, आस्तिक है, नास्तिक है, स्पिरिचुअल है, नहीं है, उसके मन में इस प्रकार की जिज्ञासाएं आती है कि अस्तित्व मेरा क्यों है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसका विचार यहां से किया जाता है। छोटी बड़ी यात्राओं का विचार यहां से किया जाता है। साथियों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भाग्य का भाव है, और भाग्य जो है वो बड़ा प्रबल होता है क्योंकि समय के अकॉर्डिंग जो भाव है वो बदलता रहता है। साथियों, अगला जो भाव है ये दशम भाव। इस दशम भाव से पिता के बारे में, पिता का सुख कितना होगा, क्या जो आजीविका है वो पिता के द्वारा प्राप्त होगी, जीवन में अनुशासन उसके कैसा रहेगा, डिसिप्लिन्ड रहेगा या नहीं, क्योंकि अनुशासन का महत्व आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। विख्यात या कुख्यात क्या होगा, क्या अच्छे कार्य करके विख्यात होगा या बुरे कार्य करके कुख्यात होगा, सेलिब्रिटी बनेगा नहीं बनेगा, बदनाम होगा, आदर प्राप्त करेगा, इस यहाँ का विचार उसका। कोई बड़ा पद उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो बिजनेस, जो उसका आजीविका होगी, कर्म होगा कैसा होगा, क्योंकि इस भाव को कर्म भाव कहा जाता है। साथियों, इससे जो अगला भाव है वो भाव है आय का भाव, और एकादश और 11वां भाव। ये 11वां भाव है। ठीक है, तो इस 11वें भाव से ये विचार किया जाता है कि ये जो जातक या जातिका है, क्या किसी न किसी फील्ड की ये विशेषज्ञ होगी। जैसे कोई डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, पॉलिटिशियन होता है, उसकी विशेषज्ञता, उसकी नेतृत्व क्षमता का निर्णय इस 11th हाउस से किया जाता है। उसका लोगों पर प्रभाव कितना होगा, क्या वो मिलनसार है, जल्दी लोगों को कन्विंस कर पाता है, नहीं कर पाता। आय का स्रोत उसके क्या होगा, आय नियमित होगी, अनियमित होगी, स्थायी होगी। इच्छा पूर्ति का बड़ा महत्वपूर्ण यह भाव है कि मन में जो इच्छाएं हैं क्या वो आसानी से पूरी हो जाएंगी। इच्छाएं तो हमेशा जो है वो आगे से आगे बढ़ती ही रहती है, लेकिन जो इच्छा इस पल है क्या वो पूरी हो पाएगी या नहीं, इस एकादश भाव से उसका विचार किया जाता है। और पुनः ये जो अंतिम भाव है इसको द्वादश भाव, और ये भी एक त्रिक भाव है कहा जाता है। ये भी अच्छा नहीं माना जाता। ये व्यय, व्यय कितना होगा, व्यय के क्या वो बोझ तले दबा रहेगा, बुढ़ापा व्यक्ति का कैसा बीतेगा, क्या वो विदेश में जाकर के कोई बड़ा नाम या बड़ा सक्सेस कर पाएगा, छोटी बड़ी विदेश यात्रा, और बल्कि विदेश में जाकर के बसने का योग, छोटी बड़ी जेल यात्रा, और जीवन में किसी प्रकार के नशे का, कुसंगत का क्या वो योग बना पाता है या नहीं बना पाता, इन सब चीजों का विचार यहां पर किया जाता है। साथियों, हर एक व्यक्ति की जन्म पत्रिका अलग है, और प्रायः कोई भी जनरलाइज जो सिद्धांत है वो आमतौर पर लागू नहीं होते, क्योंकि जन्म कुंडली के साथ ही आपके स्वयं के कर्म भी जुड़े रहते हैं। हम इसको देख लेते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज में जैसे हम इस भाव को, जो कि पहला भाव है, लग्न कहते हैं, इसको धन भाव कहते हैं,
इसको पराक्रम कहते हैं, तीसरे भाव को। इस चौथे भाव को सुख भाव कहते हैं। इस पंचम को संतान भाव कहते हैं। इसको छठे को रोग भाव कहते हैं। इसको दाम्पत्य जीवन का जो भाव है वो कहते हैं। और ये मृत्यु का भाव कहलाता है। ये भाग्य भाव कहलाता है, 9वां भाव। ये कर्म भाव 10वां भाव कहलाता है। और ये आय और लाभ का भाव एकादश, और ये व्यय भाव। ये इसके क्लासिकल जो हमें ग्रंथों में मिलते हैं वो नाम यहां पर आपको दर्शाए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि आपकी भाव को लेकर के या हाउस को लेकर के जो कंफ्यूजन की स्थिति थी वो दूर अवश्य हो गई होगी। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।